हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ न्यू टॉपिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट। देखो, मॉड्यूलस बेसिकली क्या क्वांटिटी होती है। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b की फॉर्म का, तो उसका मॉड्यूलस डिनोटेड बाय मोड ऑफ z, मतलब दोनों साइड लाइंस लगा दो डंडे और उसको z लिख दो, तो मोड ऑफ z इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉडुलस। और ये वैल्यू होती है बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये एक्स प्लस आयोटा वाई है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। राइट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इज कॉल्ड द मॉडुलस जेड। मतलब ये जो मॉडुलस जेड है ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहलाता है। राइट। सो बेसिकली अगर मैं लिखता हूँ z1 माइनस z2 का मोड, तो ये बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंट करता है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। राइट। दो चीज़ों के बीच का डिस्टेंस रिलेट करता है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की रिलेटेड टू मॉड्यूलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। राइट। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मोड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो मोड ऑफ z ज़ीरो तब होगा, तब और तब, इफ एंड ओनली इफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर ज़ीरो। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर ज़ीरो। राइट। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2, मतलब मोड ऑफ z1 z2 मल्टीप्लाई टुगेदर एंड टेक अ मोड, then this is equal to mode of z1 individually times mode of z2। और अगर मैं इन जनरल बात करूं, तो मेरे पास अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अप टू n, राइट, अप टू n अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उस केस में ये वाली वैल्यू होती है अप टू n टाइम्स ऑफ मोड ऑफ zn के बराबर। राइट। अब बात कर लेते हैं पॉइंट 3 की। तो अगर मॉड्यूलस ऑफ z1, जैसे अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, अगर आपको याद हो, तो वी हैव सीन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। राइट। तो सिमिलरली मॉड में भी यही प्रॉपर्टी लगती है। अगर मोड ऑफ z1 बाय z2 का मोड लो, तो वो z1 का मोड डिवाइडेड बाय z2 का मोड इसके बराबर आता है। राइट। एंड वेयर z2 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सबको पता है क्यों, बिकॉज इफ वी हैव ज़ीरो देन it will tends to infinity। right। then mode of z बराबर z बार, मोड ऑफ z बराबर z बार, विच इज इक्वल टू माइनस z का मोड, विच इज इक्वल टू माइनस z का कंजुगेट का मोड। देखो इसको समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं z का मोड मॉड्यूलस निकालूं या फिर कंजुगेट ऑफ z का मॉड्यूलस निकालूं, दोनों सेम आएंगे। कैसे सेम आएंगे बच्चों, बहुत सिंपल है। देखो, अगर z a प्लस आयोटा b है, तो मोड ऑफ z बच्चों क्या होगा, a माइनस आयोटा b। और मुझे पता है अच्छे से कि मोड ऑफ z ये बेसिकली क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली मोड ऑफ z, सॉरी ये z बार है, राइट। तो मोड ऑफ z बार ये पहली वैल्यू भी किसके बराबर होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये दोनों वैल्यूज के आ गई बच्चों, इक्वल आ गई। राइट। और सिमिलरली अगर माइनस लगा दो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। अगर इस z को मैं ऐसे लिख दूं, माइनस ऑफ a माइनस आयोटा b, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस a प्लस आयोटा b, राइट, तो भी अल्टीमेटली वैल्यू जो है वो स्क्वायर की अंडर रूट में क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव ही आएगी। तो ये दोनों और ये चारों आपस में इक्वल है। राइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो ज़रा, अगर z इंटू जेड बार ये करते हैं, तो मोड ऑफ z का स्क्वायर आ जाता है। राइट। सिंपल। देखो सिंपल है बहुत, इसको प्रूफ कर लेते हैं। a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, इट इज़ लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट। और अब ज़रा इसको सॉल्व आउट कर लो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, राइट,
और इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ये वाली वैल्यू के बराबर है, राइट। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है। सिक्स प्रॉपर्टी देखो ज़रा, माइनस ऑफ मोड जेड, माइनस ऑफ मोड जेड इज लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मोड जेड, या फिर माइनस ऑफ जेड का मोड इज लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू मोड जेड। सिंपल है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, माइनस ऑफ मोड जेड मतलब माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हाफ, ये वैल्यू लेस होगी ऑफकोर्स किससे, ए स्क्वायर से, मतलब ए से, राइट। क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट वैल्यू है और ये लेस एन इक्वल, और ये लेस होगा ऑफकोर्स किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, राइट। राइट, सबसे छोटी वाली रूट वाली होगी, उसके बाद सिंगल, और उसके बाद विदाउट रूट एडिशन ऑफ स्क्वायर्स, राइट। सिंपल एज दैट। सिमिलरली यहाँ पे ए की जगह बी आ जाएगा अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, राइट, सेम एज दैट। तो अब देखो ज़रा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर मोड निकाला जाए जेड एन का तो वो बराबर होगा मोड ऑफ जेड की पावर एन के। सिंपल, ये प्रॉपर्टी पावर प्रॉपर्टी है, सिंपल। अपने अंडर रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई, पावर लगा दो एन, और उसको अंदर लो या बाहर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों सेम ही आएंगे, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, Z1 प्लस Z2 मोड का स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, Z1 स्क्वायर का मोड प्लस Z2 स्क्वायर का मोड प्लस 2 रियल ऑफ Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 का बार, राइट, इस तरीके से। तो देखो ये इक्वल कैसे होगा, सिंपल है काफ़ी। देखो ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार। अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है ऊपर, राइट, ये वाली प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है कि Z इंटू जेड बार का प्रोडक्ट जेड स्क्वायर के मोड के बराबर होता है, राइट। तो इस वजह से अपन ने ये प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे सिंपली। अब जब दोनों को सिंप्लीफाई करा तो ये आया Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार, राइट, इस तरीके से। तो अब जरा वही प्रॉपर्टी लगा दो, Z1 बार इज Z1 मोड का स्क्वायर, Z1 मोड का स्क्वायर, और Z2 बार इज Z2 मोड का स्क्वायर। अब ये दोनों जो बचे, बेसिकली ये पार्ट क्या हो गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, राइट, सिंपल। वो यही हुआ ना, ये अल्टीमेटली अपन क्या कर रहे हैं, कंजुगेट ले रहे हैं, दोनों को ऐड आउट कर रहे हैं, राइट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा कुछ ना कुछ, और उसका रियल पार्ट निकल के आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी वैसे अगर आपको याद हो तो जब कंजुगेट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि Z प्लस जेड बार ये होता है 2 रियल ऑफ Z के, राइट। तो ये प्रॉपर्टी होती है, राइट, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी से वी कैन डिनोट दिस वन, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर आ जाए, राइट, तो मैं लिखूंगा Z1 मोड का स्क्वायर प्लस Z2 मोड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ Z1 Z2 का बार, राइट, इस तरीके से। सेम प्रोसीजर, बस यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, राइट, क्योंकि सब कुछ माइनस में चल रहा है, ओके। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो देखो रिप्रेजेंटेशन जो है ना बच्चों, वो दो तरीके से किया जा सकता है। अपन अभी फर्स्ट तरीके की बात कर रहे हैं जो कि है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो जरा गौर से देखो, इसको उधर ले लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ओके। सो रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी z बराबर x प्लस आयोटा y, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर p ऑफ x कॉमा y से एसोसिएट करेगा, राइट। कैसे करेगा वो देखते हैं। देखो, बेसिकली दो तरह की एक्सिस होती है, एक मैंने खींची ये एक्सिस और एक मैंने खींची इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। तो ये जो एक्सिस है बच्चों, ये वाली एक्सिस, इसे बोलते हैं रियल एक्सिस, और जो ये वाली एक्सिस है बच्चों, इसे बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, राइट। तो देखो गौर से, ये अगर डिस्टेंस है यहाँ से, और अगर ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करा एक्सिस पे, राइट। सो मेरा ये एंगल m पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा p पॉइंट है, ये p ऑफ एक्स वाई जो है वो कहलाएगा, राइट। और ये मेरा x है और ये मेरा y है, राइट। तो ये जो प्लेन बना ना बच्चों अपने पास, ये प्लेन, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन, या फिर गॉसियन प्लेन। तीन तीन नाम है इसके, आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन, राइट। और जो पॉइंट P है ना बच्चों, इस पॉइंट P को कहा जाता है एफिक्स ऑफ Z, राइट। तो ये था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑन द रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस associated with a point P x comma y, where x represent the real part and y represent the imaginary part, right. Okay, so now we will come to a next important definition, which is argument or amplitude, basically amplitude of z। देखो आर्ग्यूमेंट जो है ना बच्चों, वो आर्ग ऑफ z या एम्प ऑफ z इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इट इज द एंगल, राइट, एंगल व्हेन OP makes with a positive direction of real axis। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, एंड द एंगल इज मेजर्ड in anti-clockwise sense, right। तो देखो, अगर x प्लस वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि z से रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट, देन एंगल थीटा, देखो थीटा एंगल कौन सा है बच्चों, थीटा एंगल ये वाला एंगल है, एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल थीटा जो है ना बच्चों, ये गिवन करते हैं tan ऑफ थीटा से बराबर yx, और इसी को y बाई एक्स, और इसी को कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, राइट। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं लिख सकता हूँ
आर्ग ऑफ जेड बराबर tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। क्यों? क्योंकि मुझे थीटा से मतलब है, अल्टीमेटली मुझे मतलब है इस थीटा से, तो ये थीटा को ले सकते हैं tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, राइट, थीटा विच इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, राइट। या फिर इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट, जो बच्चों आर्ग्यूमेंट होता है ना, आर्ग्यूमेंट वो कभी भी यूनिक नहीं होता। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज नॉट यूनिक, पर अपन उसे हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू में सीमित करते हैं। देखो कैसे, सपोज करो अगर थीटा वन एक वैल्यू है, राइट, तो देन थीटा वन प्लस टू के पाई, वेर के बिलोंग टू आई, राइट, जहाँ पे के बिलोंग टू आई, तो राइट वो के क्या है, बेसिकली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, राइट। सो कोई भी दो आर्ग्यूमेंट है ना बच्चों, दो आर्ग्यूमेंट, टू आर्ग्यूमेंट्स डिफर बाय ओनली टू के पाई वैल्यू से डिफर करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट यूनिक नहीं होते बच्चों, यूनिक नहीं होते, नॉट यूनिक, राइट। तो हमेशा अपन प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने मेंशन करा था। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is that value which lies in interval माइनस पाई टू पाई। देखो जो माइनस पाई से पाई के बीच में जो वैल्यू लाई करती है बच्चों, वो वाली वैल्यू बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की, राइट। तो अब ज़रा प्रिंसिपल वैल्यूज़ को समझ लेते हैं अच्छे से कि क्या क्या क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यूज़ बनती है, राइट। तो फॉर z बराबर x प्लस आयोटा वाई, थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ मोड y बाई एक्स, राइट, एंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है बच्चों, जो अपन ने अभी ऊपर देखा, जो कि माइनस पाई से पाई के बीच में, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, in which point xy lies। जो इस क्वाड्रेंट के अंदर xy पॉइंट लाई करते हैं बच्चों, उस क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। देखो फर्स्ट पॉइंट, अगर x ग्रेटर देन 0 है और y इक्वल टू 0 है, तो देखो मतलब आर्ग्यूमेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, राइट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 होगा इस केस में, क्यों? क्योंकि y 0 है, राइट। और ये अपनी क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव रियल एक्सिस। मतलब गौर से देखो, अगर ये लाइन है तो मेरी ये वाली एक्सिस जो है, ये वाली एक्सिस, ये मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन जाएगी। एक्स वाई इक्वल टू थीटा बराबर 0, राइट, इज द पॉजिटिव रियल एक्सिस, राइट, ये वाला एंगल, राइट। सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मैं इसको PA से डिनोट करता हूँ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को, राइट। तो PA मेरा बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो अगर ये है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, राइट, इस तरीके से। सिमिलरली अगर मेरी x की वैल्यू 0 हो जाए बच्चों, कभी भी इन एनी केस x बराबर 0 हो जाए और y ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो उस केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस विच इज दिस वन, राइट। ये मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट
बन जाता है पी ए, राइट। सिमिलरली और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, पाई/2, क्योंकि ये पाई/2 एंगल पे है, राइट। तो पाई/2 इसकी वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर x लेस देन 0 चला जाए और y ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस केस में मेरा पी ए बन जाता है पाई-थीटा। क्यों, क्योंकि मुझे हमेशा पॉजिटिव में रहना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मेरा वैल्यू जो लाई करनी चाहिए -पाई से पाई के बीच में, राइट। तो मेरा ये अगर 0 है तो देखो ये मेरा x है, मतलब ये अगर मेरा पाई है, ये पाई/2 है और ये -पाई है, तो पाई-थीटा मतलब ये वाला एंगल, राइट, ये वाला एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन जाता है इस केस में, राइट। हम देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर x लेस देन 0 है और y बराबर 0 हो जाए तो उस केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन जाता है पाई, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ठीक है, समझ आ, पाई। अब बात करें 6 पॉइंट की, अगर x लेस देन 0 है और y लेस देन 0 हो जाए तो उस केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन जाता है -पाई प्लस थीटा, -पाई प्लस थीटा। देखो जरा गौर से, ये क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव y नेगेटिव, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, राइट। तो ये वाले क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, -पाई ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू पाई की जगह -पाई, राइट, और प्लस थीटा, मतलब मुझे एक्चुअल में इस एंगल से इस एंगल पे आना है, मतलब मुझे ये वाला एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला एंगल इस एंगल से कितना दूर है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो देखो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला एंगल इस तरीके से घूम के इस तरफ आएगा, राइट। तो मतलब ये वाला वैल्यू को कितना ट्रैवल करना पड़ा, ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस, तो ये तो थीटा और ये डिस्टेंस -पाई, राइट, इतना डिस्टेंस -पाई डायरेक्शन में, तो ये हो जाता है -पाई प्लस थीटा, इस तरीके से, राइट। अब बात कर लेते हैं, अगर x 0 हो जाता है, x 0 और y लेस देन 0, y लेस देन 0, राइट। तो उस केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाता है ये वाली एक्सिस -पाई/2, राइट, सिंपल। और 8th केस में, लास्ट एंड फाइनल केस, अगर x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है, तो देखो x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाली लाइन, और y लेस देन 0 मतलब ये वाला, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ये वाले एंगल से अपने को इस वाले एंगल पे आना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, राइट। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -थीटा, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इन शॉर्ट, तो अगर ये मेरा क्वाड्रेंट है तो ये वाली वैल्यू अगर थीटा है तो इसके अंदर वैल्यू होगी पाई माइनस थीटा, इसके अंदर वैल्यू होगी -पाई प्लस थीटा, और ये वाली वैल्यू में वैल्यू होगी -थीटा, राइट, इस तरीके से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो अभी तक का इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये हो गई बात प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स की, राइट। अब बात कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ की, तो देखो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। arg of z1 z2, argument of z1 z2 is argument of z1 plus argument of z2 plus 2k pi where k belong to I, right। argument of z1 by z2 ये बराबर होगा argument of z1 माइनस argument of z2 plus 2k pi, k belong to I, right। argument of z square,
ये बराबर होगा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के प्लस 2k पाई k बिलोंग टू आई, राइट। और अगर सपोज करो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ज़ीरो हो जाता है, राइट, या फिर पाई हो जाता है, तो अपन बोलते हैं कि जेड जो है वो रियल है, राइट। फिफ्थ वन, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बाय जेड बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बाय जेड बार, ये वाली वैल्यू बराबर होती है 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई वेर k बिलोंग टू आई, राइट। इस तरीके से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पावर n, ये वाली वैल्यू बराबर होती है n ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई k बिलोंग टू आई, राइट। सेवेंथ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाय z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाय z1, अगर ये थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 हो जाएगा 2k पाई माइनस थीटा। सिंपल है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, राइट। उल्टा सीधा करा तो ऊपर नीचे हो गया, राइट, सिंपल। अब है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार निकालें तो वो होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z के नेगेटिव में, राइट। ये z है, ओके। नाइन्थ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z बार, z माइनस z बार, ये वाली वैल्यू होती है प्लस माइनस पाई बाय 2, याद रखने वाली चीज़ें, ठीक है। और लास्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z, ये वाली वैल्यू होती है प्लस माइनस पाई के, राइट। सो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज, राइट, ऑफ रिलेटेड टू आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट कम्स द टॉपिक पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो देखो, अब डायग्राम पे आ जाओ फिर से। ये अपनी रियल एक्सिस, ये अपनी इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ से एंगल आर और ये थीटा, राइट। ऐसे ही फिगर था कुछ, ओके। तो ज़रा गौर से देखो, अगर मैं ओपी को आर मान लेता हूँ, ये मेरी आर डिस्टेंस है, राइट, पता था ओपी आर है अपना, राइट। तो x बराबर, तो देखो सिंपली ये अगर अपना x है और ये y है, राइट, तो अपना z क्या था बच्चों, x प्लस आयोटा y, राइट। x कॉमा y, राइट, ये x है और ये y है, राइट। इस तरीके से तो मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री से x बराबर हो जाएगा r cos थीटा, y बराबर हो जाएगा r sin थीटा, राइट। तो देखो z बराबर x प्लस आयोटा y अगर है तो ये हो जाता है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, राइट। तो ये हो जाता है r ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और इसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म। ये जो ऐसे हो जाता है पोलर फॉर्म, राइट।
जो थीटा है ना बच्चों, थीटा, ये थीटा हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। और जनरल वैल्यू की अगर बात करें, जनरल वैल्यू के केस में बच्चों z बराबर हो जाता है r ऑफ cos ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस थीटा, राइट। इस तरीके से, जहाँ पे n बिलोंग टू इंटीजर, राइट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट नोट, कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, उसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है सिस ऑफ थीटा। सो ये थोड़ा सा टेक केयर करने वाली बात है, कभी कभार क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है वो इस तरीके से भी क्वेश्चन देता है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की, जो कि है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर इसको ऑयलर फॉर्म भी बोलते हैं। देखो ऑयलर फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, अपन को पता है एक थ्योरम होती है बच्चों मैथमेटिक्स में, याद रखना, ऑयलर थ्योरम। ये ऑयलर थ्योरम बच्चों क्या कहती है कि थीटा की पावर ई की पावर आयोटा थीटा है ना, ई की पावर आयोटा थीटा, ये वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये एक फैक्ट है, ठीक है ना, एक फैक्ट है कि ये वाली वैल्यू होती है इस तरीके से। तो अगर z बराबर मेरे पास r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, सपोज ऐसा कुछ अगर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। कैसे बच्चों, z बराबर r रेज टू पावर e पावर आयोटा थीटा, इस तरीके से। और ये जो फॉर्म है ना बच्चों, इस फॉर्म को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर ऑयलर फॉर्म। ऑयलर फॉर्म इसीलिए बोला है क्योंकि ये ऑयलर थ्योरम से डिराइव्ड है, राइट। अब अगर मैं ज़रा रिप्लेस करूँ कुछ, क्या रिप्लेस करूँ बच्चों, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करता हूँ, राइट, इन ई की पावर आयोटा थीटा। तो उस केस में ये बन जाता है ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, राइट। तो कॉस थीटा जो है बच्चों वो मेरा बन जाता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाय 2, मतलब ये बन जाता है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इस तरीके से, सिंपल। और सिमिलरली मेरा साइन थीटा बन जाता है बच्चों ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा बाय 2 आयोटा, जो कि बन जाता है वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये जो दोनों फार्मूलेज है बच्चों, ये वाले, इन दोनों फार्मूलेज को ऑयलर फार्मूला कहा जाता है, राइट, कॉस और साइन थीटा के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस की और एक अच्छे से क्वेश्चन की, राइट। दोनों फॉर्म को कवर करेगा क्वेश्चन और अपन देखेंगे इसको, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे, राइट। सो देखो, राइट डाउन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट डाउन द फॉलोइंग complex number in polar and exponential form। देखो ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप ना माइनस हाफ माइनस 1/√3/2। देखो आगे बढ़ने से पहले है ना, अपन एक चार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। ये चार्ट ये था, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में है तो माइनस थीटा, राइट, इस तरीके से। तो अब ज़रा गौर से देख लो इसको, तो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा जो है वो माइनस हाफ है, राइट, और आर साइन थीटा मेरी वो वाली वैल्यू है माइनस का √3/2, राइट, एक्स और वाई, जो कि मेरा एक्स और वाई है अल्टीमेटली, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, राइट, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में।
तो अपन सिंपली क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड भी कर देंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 मतलब 1, राइट। ये मेरा 1 आ गया। तो इससे मैं हो गया पता पड़ा बच्चों, जो मेरा आर है वो मेरा 1 हो गया है, क्योंकि ये ऐसे था, राइट, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखेंगे तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 के बराबर आ गई। और अगर डिवाइड करेंगे, tan थीटा होता है y/x, मतलब √3/2 डिवाइडेड बाय हाफ, मतलब √3, मतलब tan 60 डिग्री, tan π/3, मतलब थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, π/3। अब अपने को ये चीज़ पता है कि बच्चों ये जो थीटा है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है -π प्लस थीटा, मतलब -π, मतलब π/3 -π, मतलब ये कितना होगा, -2π/3, राइट। तो जो पोलर फॉर्म है ना बच्चों, पोलर फॉर्म वो बन गई r cos थीटा, मतलब r1 cos 2π/3 माइनस का प्लस आयोटा साइन -2π/3, राइट। और ऑयलर फॉर्म जो है बच्चों वो बन गई e की पावर आयोटा -2π/3, राइट, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, राइट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो देखो, r cos थीटा जो है बच्चों वो 1 है, राइट, और r sin थीटा ये भी अपन ने निकाला, वो -1 आएगा, क्यों, क्योंकि देखो r1 है और cos थीटा की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, cos 2π/3 वो 1 होती है और sin 2π/3 माइनस का -1 होती है, राइट, ठीक है। तो देयरफॉर r इक्वल टू √2, राइट, r √2 निकल गया, और tan थीटा बराबर अच्छा वेट सॉरी, जो पोलर फॉर्म थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहीं पे निकल गई, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहीं पे निकल गई। तो ये पार्ट 2 क्वेश्चन का है, पार्ट 2 है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 क्वेश्चन का है, तो उसमें r cos थीटा 1 और r sin थीटा -1, तो r बराबर कितना आएगा बच्चों, √2, राइट। tan स्क्वायर, tan थीटा बराबर कितना आएगा बच्चों, -1/1, मतलब 1, तो ये आएगा π/4, है ना, 45 डिग्री, tan 45 इज 1, राइट, पर माइनस का tan थीटा इज -1, राइट, तो माइनस का π/4। अब अपने को पता है कि 1 और -1 ये दोनों जो है, ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं बच्चों, 1 पॉजिटिव है और ये -1 फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब माइनस थीटा, राइट। सो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज -π/4, राइट, समझ आ। तो पोलर फॉर्म क्या होगी बच्चों, √2 cos -π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 माइनस का, राइट। और इसकी वो फॉर्म क्या होगी बच्चों, एक्सपोनेंशियल √2 e⁻⁴ माइनस आयोटा π/4, राइट, r e⁻ आयोटा थीटा, राइट। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो इस लेक्चर में बच्चों अपन ने क्या क्या सीखा, अपन ने मॉड्यूलस पढ़ा अच्छे से, सीखा कि मॉड्यूलस होता क्या है,
उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करी, उसके बाद अपन ने देखा कि किस तरीके से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाला जाता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। आर्ग्यूमेंट निकालने के बाद अपन ने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट, फिर अपन ने समझा पोलर फॉर्म को और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को या फिर ऑयलर फॉर्म को, राइट। सो ये था अपना आज का लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक इन द सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बने रहिए मैथमेटिक्स पाठशाला के साथ और देखते रहिए, मैं इंजॉय करते रहिए मैथमेटिक्स को। थैंक यू।